एक लड़की जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, उसकी खूबसूरती का हर कोई व्यक्ति कायल हो जाता है। उसकी उम्र महज 16 साल होती है। इस 16 साल में जो उसका बदन होता है बहुत ही सुंदर हो जाता है और उसे देखकर हर कोई व्यक्ति उसे अपनाना चाहता है। और फिर उस लड़की के जीवन में होता कुछ ऐसा है, जहाँ भी वो लड़की जाती है वहीं पर उसका लोग प्रयोग करते हैं, उसे अपनी हवस बुझाते हैं और उसके साथ में बहुत ही गंदा काम होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी को आप पूरा सुनोगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार उस लड़की के साथ में ऐसा कैसे हुआ था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना 70 के दशक की है, यानी कि 1970 की ये घटना है। यहाँ पर एक पिता और उसका बेटा होता है और उसकी एक 16 साल की बेटी होती है। बेटी का नाम गौरी होता है और पिता जो होता है वो सेठ होता है, अपने कामकाज में ज़्यादातर व्यस्त रहा करता है। जो इसका बड़ा भाई होता है वो भी पढ़ लिख कर पिता के काम में ही हाथ बटाने लगता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो बेटी होती है वो स्कूल जाने लगती है और स्कूल में पढ़ा करती है। स्कूल में एक टीचर होता है जो मौलवी होता है, वो इस लड़की पर इस कदर फिदा हो जाता है और इस लड़की को अपने पास बुलाना चाहता है। लेकिन वो करे तो क्या करे, वो मन ही मन सोचता रहता है कि किस तरह से मैं इस लड़की को अपने पास बुलाऊं, किस तरह से मैं इससे अपने दिल की बात कहूं। उसके बाद एक दिन का वाक़या होता है जब उस लड़की को वो अपने पास बुला लेता है और उससे कहने लगता है कि बेटी, आप पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो और मैं चाहता हूं कि आप स्कूल के बाद भी थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक जाओ, जिससे कि मैं आपको और अच्छा पढ़ा सकूं। लड़की भी यहाँ पर कह देती है कि ठीक है सर, मैं रुक जाती हूँ। और जैसे ही स्कूल बंद हो जाता है तो स्कूल के अंदर वो मौलवी और वो 16 साल की गौरी रह जाती है और गौरी को वो अपने एक कमरे के अंदर ले जाता है। वहाँ गौरी सामने बैठ जाती है, इधर टीचर बैठ जाते हैं। मौलवी साहब उस लड़की से कहने लगते हैं कि आपकी उंगली बहुत सुंदर है, जब इन उंगलियों से आप लिखती हो तो आप और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती हो। यहाँ पर जो लड़की होती है सोचने लगती है कि शायद मौलवी साहब मेरी बड़ाई कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपके जो होठ हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, कमल की पंखुड़ियाँ जैसे हैं और इन होठों से जब आप कुछ बात बोलती हो तो आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगती हो। उसके बाद मौलवी साहब फिर उसकी कमर में हाथ डालने का यत्न करते हैं, उसके कपड़ों को उतारने का यत्न करते हैं। अब ये लड़की भी समझ जाती है कि जो मौलवी साहब हैं वो तेरे साथ में गलत करना चाहते हैं, ये गंदे आदमी हैं। वो एकदम से झटका देती है और झटका देकर उनसे अलग हो जाती है और कहने लगती है कि आप तो बहुत ही गलत काम मेरे साथ में कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब कहते हैं कि ये भी तुम्हारी पढ़ाई है, अगर इस पढ़ाई को तुम पूरा नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगी। लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं करनी। फिर मौलवी साहब उसके कपड़ों को खींचने लगता है, उसके कपड़ों को उतारने लगता है, जो चुन्नी उसके गले में होती है उसको पकड़कर दूर फेंक देता है। ये लड़की समझने में देरी नहीं करती कि ये मौलवी साहब अब चाहता क्या है। उसके बाद वो लड़की उस मौलवी को धक्का देकर वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं जाती। जो उसके पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जा रही, तो वो लड़की कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए स्कूल नहीं जा रही। उसके बाद वो एक अपनी सहेली के पास जाती है और सहेली से कहने लगती है कि बहन, ऐसा मेरे साथ में जो मेरे टीचर हैं मौलवी वो कर रहे हैं। जो सहेली होती है वो कहने लगती है कि इस सब के बारे में अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, बेहतर होगा कि तू स्कूल ही मत जा। उसके बाद वो लड़की स्कूल ही नहीं जाती। कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। अब मौलवी को लगने लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, वो लड़की कैसे नहीं आ रही, तो उसके घर ही चल। फिर उसके घर पहुंच जाता है। जो सेठ होता है उस लड़की का पिता, वो मौलवी को अच्छी तरह से जानता है और उसने उसके बड़े लड़के को भी पढ़ाया
था, तो संबंध घर का सा हो जाता है। फिर सेठ के घर मौलवी पहुंच जाता है, तो सेठ कहने लगता है कि मौलवी साहब आइए, आज आप हमारे घर पर कैसे रास्ता भूल गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कराता हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। इधर जो मौलवी साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर गौरी से बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि गौरी यहाँ पर स्कूल जाने के लिए मना कर रही है, वो आती क्यों नहीं है, क्या बड़ी वजह है। फिर जो सेठ होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। गौरी उसके पास आती है और गौरी से वो यही कहता है कि मैं तेरे पिता को भी जानता हूँ, तेरे भाई को भी जानता हूँ, अगर तूने मेरे साथ में ये सब नहीं किया तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, स्कूल से तुझे निकाल दूंगा। इस तरह का वाक्य जब गौरी के साथ होता है तो गौरी चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सेठ जी आ जाते हैं। सेठ जी कहने लगते हैं, अरे मौलवी साहब, मैं तो भूल गया, मैंने तो आपको चाय पानी भी नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर आपको कुछ बात बताने के लिए आया हूँ। फिर मौलवी साहब सेठ जी से कहते हैं कि आपकी जो बेटी है उसका करैक्टर ठीक नहीं है, वो कई लड़कों के साथ में इस तरह के गलत संबंधों में है, अगर ये लड़की इसी तरह से चलती रही तो आपको भी जान से मार देगी, आपके बेटे को भी जान से मार देगी और ये गलत काम इस तरह से कर जाएगी। यहाँ पर जो सेठ जी होते हैं बिना कुछ सोचे समझे मौलवी पर पूरा यकीन कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि फिर हम क्या करें। तो मौलवी साहब कहते हैं कि इससे बेहतर होगा कि आपकी बदनामी हो, इस लड़की को ही इस जहां से विदा कर दो, इसको मार डालो। अब सेठ जी मन ही मन सोचने लगते हैं कि यार बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, अब हम करें तो क्या करें। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है, अब मौलवी साहब ने भी हमें ऐसा बताया है, अगर हम इसे अपने घर पर रखते हैं तो हमारी दोनों की जान को खतरा है, कहीं ये हमारी जान ना ले ले, अब हम करें तो क्या करें। ऐसा करते हैं कि इस बेटी को रास्ते में कहीं ले जाकर घूमने फिरने के लिए ले जाते हैं और रास्ते में कहीं नदी नाला पड़ेगा उसमें धक्का दे देंगे और इसको वहीं पर मौत के घाट उतार देंगे। घर आकर लोगों से कह देंगे कि उसका पैर फिसल गया, वो नदी में गिर गई, क्योंकि वो ज़माना ऐसा होता था यहाँ पर अगर कोई सामने वाला अध्यापक किसी को इस तरह से शब्द बोल देता था तो सामने जो व्यक्ति होता था उस अध्यापक का पूरा विश्वास करता था, क्योंकि 70 का दशक होता है, उस समय में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन फिर वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर कहता है कि हम घूमने के लिए चल रहे हैं, तो फिर वो घूमने के लिए चल देते हैं और घूमते घूमते उन्हें लगभग 2 दिन का समय बीत जाता है। दूसरे दिन जैसे ही रात होने वाली है वो एक जंगल में रुक जाते हैं और जंगल में ही पड़ोस में ही एक नदी होती है और फिर वहाँ पर वो सोने लगते हैं। लेकिन पिता को यहाँ पर नींद नहीं आ रही होती, पिता रात को करीब 12 बजे जग जाता है और फिर अपने बेटे को जगाता है और कहने लगता है कि ये समय सही है, अब तू ऐसा कर कि इसका गला दबा दे और इसको मौत के घाट उतार दे। लेकिन बेटा कहने लगता है कि पिताजी आप ऐसा क्यों नहीं कर देते। पिता कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसको मार ही नहीं सकता। और फिर बेटा तैयार हो जाता है, वो अपनी बहन को जगाता है और जगाकर उससे नदी के किनारे ले जाता है, वहाँ जाकर बातचीत करने लगता है। फिर सोचता है कि इसे मारने से पहले मैं पूरी सच्चाई तो बता दूँ। फिर वो कहता है कि तू इस तरह से गलत काम कर रही है, तूने हमारी बदनामी कर दी है, अब हम तुझे मारने के लिए आए हैं। पिताजी भी तुझे मारना चाहते हैं, मैं भी तुझे मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि इससे पहले कि मैं तुझे बता दूँ। फिर वो रोने लगती है, रोते हुए कहने लगती है कि भैया अगर आप मारना चाहते हो तो मार दीजिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो मौलवी साहब है वही गंदे हैं। लेकिन जो भैया होता है वो भी अपने पिता की बातों में इस तरह से फ्रेम हो चुका था, वो कहने लगता है कि यहाँ पर मरना तो पड़ेगा, अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो पिताजी मुझे मार डालेंगे, यानी कि हम दोनों की मौत हो जाएगी। तो लड़की कहने लगती है कि भैया आप क्यों मरोगे, मैं ही मर जाती हूँ, आप मुझे ही मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भाई होता है वो कहने लगता है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तू कभी भी हमारे घर पर मत आना, तू यहाँ से कहीं भी चली जा, यहाँ से जाकर तू मर जा, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे घर पर वापस नहीं आना। तू आज से हमारे लिए मर चुकी है और हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं। वो लड़की रोने लगती है, रोते हुए वहीं पर बैठ जाती है। इधर जो लड़का होता है वो अपने पिता के पास पहुँच जाता है, पिताजी से कह देता है कि पिताजी
हाँ, मैंने उस लड़की को मार दिया है, अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया और उसको नदी में फेंक दिया, अब यहाँ से हम लोग चल देते हैं। फिर पिता और जो बेटा होता है वो रात को ही वहाँ से चल देते हैं, लेकिन ये बेटी अकेली नदी के किनारे बैठ जाती है और बैठकर सिसकियाँ भरने लगती है, रोती रहती है। पूरी रात उसकी इसी तरह से गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, वो नदी के किनारे किनारे थोड़ी आगे चलने लगती है और आगे जाकर देखती है कि नदी के किनारे एक मल्लाह बैठा हुआ है जो अपनी नाव पर इंतज़ार कर रहा है। उस मल्लाह के पास वो लड़की जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या आप मुझे इस नदी को पार करा दो, कि पड़ोस में कोई गांव है क्या। इस तरह से वो लड़की बात करने लगती है। तो मल्लाह को भी लगने लगता है कि शायद ये लड़की सीधी सादी है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। फिर मल्लाह उसे अपनी नाव में बैठाता है और उसे इस तरह की बातें पूछने लगता है। पूरी डिटेल वो लड़की बता देती है कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, लेकिन मल्लाह भी आज उस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता है। मल्लाह सोचता है कि दिन भर तो मैं इसे इसी तरह से घुमाता रहूँगा और शाम को मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगा। उसके बाद दिन भर उस लड़की को इसी तरह से घुमाया जाता है। से नदी में वो लड़की घूमती रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके शाम हो जाती है। शाम होने तक वो उसे पार नहीं करा पाता, वापस उसे उसी किनारे पर लाकर रोक देता है और कहने लगता है कि अब आप उतर जाइए, आपका दूसरा किनारा आ गया है। लेकिन लड़की सोचने लगती है कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई हूँ, चलो जहाँ भी पहुँच गई हूँ अब यहाँ से मुझे आगे का सफ़र तय करना है। लेकिन यहाँ पर जो मल्लाह होता है वो जंगल में उसे रोकता है और जंगल में वहाँ पर उसकी देख रेख करने वाला या उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता। मल्लाह के मंसूबे बदलने लगते हैं और उस लड़की को पकड़कर ज़मीन पर डाल देता है, उसके कपड़ों को उतारने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी आवाज़ कोई भी सुनने वाला नहीं होता। वो लड़की भूखी होती है, उसके शरीर में इतनी जान भी नहीं होती कि उससे वो अपने आप को बचा सके। वो बेचारी नीचे पड़ी पड़ी कराहती रहती है, रोती रहती है और फिर अचानक ही जो मल्लाह होता है उसकी एक उंगली उसके दांतों के बीच में आ जाती है और दांतों के बीच में आने के बाद वो लड़की उस उंगली को इतनी जोर से दबाती है, मल्लाह एकदम से करहा उठता है और अपनी उंगली खींचता है और वो लड़की यहाँ से एकदम से भागने लगती है। और भागकर जब तक मल्लाह अपने आप को संभाले उससे पहले वो उसी नाव में बैठ जाती है और नाव को लेकर चलने लगती है। मल्लाह उसके पीछे दौड़ता भी है, लेकिन तब तक वो बहुत ज़्यादा गहरे पानी में पहुंच चुकी होती है। मल्लाह से वो बच जाती है और ऐसे ही रात भर चलती रहती है। ऐसे ही रात भर चलते चलते पता नहीं उसकी आंखें कब लग जाती हैं और जब सुबह होते हुए उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक घने जंगल में पाती है। दोनों तरफ जंगल है, बीच से नदी बह रही होती है। फिर वहाँ पर वो किसी तरह से किनारे पर पहुँच जाती है और किनारे पर पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर देखती है कि एक घोड़ा पानी पी रहा है। उस घोड़े को पानी पीते हुए देख वो खुद भी पानी पीने का यत्न करती है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, अब वो करे तो क्या करे। फिर वो इधर उधर जाकर देखती है तो वन में से कुछ उसे फल मिल जाते हैं, कुछ पत्तियां मिल जाती हैं। इस तरह से वो अपना पेट भरती है, अपना गुजारा करती है। अब वो सोचती है कि यहाँ से अगर मुझे कोई गांव मिल जाए तो उस गांव में जाऊँ, लेकिन जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मेरे तो कपड़े फटे हुए हैं, मेरा तो पूरा बदन इस तरह से हुआ पड़ा है कि कोई भी मुझे देखेगा तो कहेगा कि ये पता नहीं किस तरह की लड़की है। उसके बाद वो अपना आगे का सफ़र तय करती है और तय करते करते एक जगह और आगे पहुंच जाती है। वहां पर देखती है कि एक लड़का और एक घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। अब उस लड़के की तरफ वो लड़की देखती है और वो लड़का उस लड़की की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद इस कहानी में होता क्या है वो आपको मैं इसके दूसरे पार्ट में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज ये कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस कहानी को आज यहीं पर रोक रहा हूं और इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगा कि इस लड़की के साथ में आगे होता क्या है। वो घोड़े वाला भी इसके साथ में ऐसा ही करता है या इसके साथ में कुछ और हो जाता है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से हमारे वीडियो को, हमारी ऐसी घटनाओं को, ऐसी कहानियों को देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।